कर्महीन खेती करे, बैल मरे, सूखा पड़े। भाग्य ने बड़ा अच्छा मौका दिया था चीन को रूस के साथ मिलीभगत करने की और सैन्य गठबंधन बनाने की, लेकिन आदत से लाचार, ठग विद्या में माहिर चीन अपनी उस अवसर को खो चुका है और अब अमेरिका और रूस के बीच, वो भी बाइडेन वाली सरकार में, बड़ा ऐलान हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में इस बार भारत ने सीधी चुनौती दे दी है चीन को। तो वहीं भारत और इजराइल में हो गई है डील। क्या है ये डील और यूएनएससी में कौन सी चुनौती दी भारत ने, जानेंगे विस्तार से। एक बार पहले भी जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था, दुनिया के देश एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचने के लिए उतारू थे, तब अमेरिका ने ठाह से जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, शक्ति प्रदर्शन कर दिया और उसके बाद एक होड़ लग गई। दुनिया के दो प्रमुख सुपर पावर अमेरिका और रूस इस होड़ में लगातार लगे रह गए। अमेरिका ने लाख कोशिश करी सोवियत संघ के टूट जाने के बाद बने हुए रूस पर प्रतिबंधों को लगाकर कि उसे कमजोर किया जाए, लेकिन रूस और भी आगे बढ़ता चला गया। इसे देखते हुए अंत में अमेरिका और रूस ने आपस में एक संधि कर ली और इस संधि का नाम दिया स्टार्ट। इस संधि के अनुसार दोनों ही देश अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में कमी लाएंगे, एक सीमित दायरा रखेंगे। वैसे कौन सा देश अंदर खाने इस संधि को मान रहा था, वो भी ये देश ही जाने। लेकिन जो कुछ भी था, इस संधि के तहत ये जरूर था कि कोई देश जो इस संधि में शामिल है वह एक दूसरे का निरीक्षण परीक्षण कर सकता। और ये दोनों देशों के बीच जो संधि हुई थी, ये 2021 में खत्म होने वाली है। ट्रंप के शासन में ट्रंप ने पहले ही इससे पल्ला झाड़ लिया था और उसने ये कहा था रूस अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है और इससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हानि है। ट्रंप का कहना था कि रूस ऐसे तो इस संधि में बना हुआ है, लेकिन अंदर खाने वो विशाल हथियारों का जखीरा बना रहा है। तब रूस ने भी यह घोषणा कर दी कि हम भी निकल जाएंगे और बाइडेन से तो ऐसे पुतिन की नहीं बनती है। तब लोगों ने ये सोचा था कि ये संधि तो टूटनी ही टूटनी है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस की संसद ने न्यू स्टार्ट संधि को मंजूरी दे दी है और बाइडेन सरकार ने भी कहा है कि वह इस संधि में बना रहना चाहता है ताकि परमाणु हथियार सीमित रहे और इसकी होड़ न लगे। वैसे इन सब क्रियाकलापों में चीन के कान जरूर खड़े हुए हैं और खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि ये निशानी है कि चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए बाइडेन और पुतिन करीब आ रहे हैं। बाइडेन जो पुतिन के धुर विरोधी थे, वो पुतिन के साथ रिश्तों को सही करना चाह रहे हैं। वैसे चीन का शगुन सिर्फ यही नहीं बिगड़ा है, बल्कि चीन को भारत ने अब वहाँ चुनौती दी है जहाँ चीन का एकाधिकार हुआ करता था। भारत ने पूरे समय चक्र को ही पलट दिया है और चीन को उस हालात लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ वो सोच ही नहीं सकता था। जहाँ भारत इस तरह की विदेश नीति बना रहा है कि हर देशों में अब वह पहले नंबर पर आ रहा है। मुस्लिम देशों की बात करें, ओआईसी संगठन की बात करें, तो एक वक्त था जब यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की तूती बोलती थी, लेकिन समय देखिए कैसा बदला है कि अब ओआईसी में अगर किसी देश को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है तो वो भारत है। वहीं G20 की पुरानी तस्वीरों को देखेंगे तो पीछे में खड़े भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जरूर दिख जाएंगे। साधारण भाषा में कहें तो उस वक्त भारत को कोई तवज्जो नहीं मिलता था, लेकिन आज G20 में भारत सिर्फ एक साधारण सा देश नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली देश है। वहीं G7 में न्योता पाना तो दूर की बात थी और अब हाल ये हो गया है G7 में सिर्फ न्योता ही नहीं बल्कि शामिल करने की भी बात हो रही है। और उसके बाद अब चले आए यूएनएससी और WTO। ये दो ऐसी संस्था हैं जहां पर चीन का बोलबाला था। यूएनएससी में तो जो चाहता था चीन वही होता था और WTO के कानूनों में तोड़ मरोड़ भी चीन के इशारे पर बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर अब भारत सीधे सीधे चुनौती दे रहा है चीन को। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि वाशिंगटन डीसी की प्रसिद्ध मैगजीन फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि चीन को भारत ने जिस तरीके की चुनौती दी है यूएनएससी में, उससे चीन असहज हो गया है। चीन को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसे टक्कर दे रहा है और बराबर का टक्कर दे रहा है। यहाँ तक कि चीन को ऐसा टक्कर मिल रहा है कि अब उसी रास्ते पर चलने के लिए विवश होना पड़ रहा है जिस रास्ते पर भारत चलाना चाहता है।
ऐसा न हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब बदलाव के लिए चीन को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल और भारत के बीच से। हाल ही में जो इजरायली दूतावास के पास धमाका वाला कांड हुआ था, उसके बाद बड़ी अफरा तफरी मची अंतर्राष्ट्रीय जगत में। यहाँ तक कि मोसाद की टीम भी पहुंच गई भारत। हालांकि मोसाद के नाम से ही इस घटना में शामिल लोगों की घिघी बन चुकी होगी, लेकिन इससे अलग प्रधानमंत्री मोदी ने कल फोन कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह विश्वास दिलाया कि उनके राजनयिकों की सुरक्षा का दायित्व भारत के ऊपर है और भारत इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगा। वैसे आपको बता दें, जो घटना के जांच के बाद नतीजे आ रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो काफी प्रोफेशनल है। यहाँ तक कि मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो ये दिखलाता है कि यह प्लानिंग बड़े ही पक्के के तौर पर की गई थी। और जो खत मिला है घटनास्थल से उसमें साफ साफ लिखा है कि और भी कुछ बड़ा होगा। इसके तहत मोसाद को तो भारत आना ही था। मोसाद अपनी कई घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी और इसका आरोप लगा था फिलिस्तीन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसके बाद इजराइल में कोहराम मच गया था और मोसाद को इस हमले का बदला लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। आपको बता दें, मोसाद ने इस हमले में शामिल 11 आतंकियों की लिस्ट बनाई और अलग अलग देशों में छिपे इन सभी 11 आतंकवादियों को ढूंढकर ऊपर का रास्ता दिखला दिया। वैसे मोसाद के नाम पर और भी कई किस्से मशहूर हैं, पर इस वक्त भारत और इजराइल के बीच एक डील हुई है और इस डील को भारत न तो स्वीकार कर रहा है और न इजराइल नाम बता रहा है। लेकिन इजराइल पोस्ट में छपी एक खबर के अनुसार इजराइल एशिया के किसी देश को बड़ी संख्या में हेरोन 2 ड्रोन बेचने जा रहा है और कुछ ड्रोन लीज पर भी देने जा रहा है। वैसे आपको बता दें, हेरोन 2 वर्जन पहले वाले वर्जन से बहुत ही ज्यादा घातक है। वैसे आपको बता दें, जिस तरह के इसमें फीचर्स वगैरह डाले गए हैं उसके बाद एक हेरोन 2 ड्रोन का कीमत $10 मिलियन है। वैसे आपको बता दें, ड्रोन के मामले में इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हेरोन मार्क 2 जिसके लिए ये डील की गई है, ये सबसे ज्यादा घातक और बेहतरीन यूएवी मानी जा रही है। वैसे इसमें बड़ा बदलाव इजराइल ने ये करा है कि इसमें नई इंजन लगाई है, जिसकी वजह से यह 35,000 तक की ऊंचाई को बड़ी आसानी से छू सकता है और 140 नॉट के हिसाब से लगातार 45 घंटे तक उड़ सकता है। हेरोन 2 में काफी इस तरह के रडार और सर्विलांस के लिए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो काफी दूर से दुश्मन पर नजर रख सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम है। और इसके पेलोड में जिस तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, ये दुश्मन के क्षेत्र में घुसे बगैर भी दूर से ही दुश्मन के क्षेत्र की कई जानकारियों को निकाल सकता है। मार्क 2 के बारे में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ये हथियारों को भी साथ लेकर काफी आसानी से उड़ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एशिया का यह देश कौन है जिसके साथ इजराइल ने ये डील करी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।